स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बारी है आज की खास चर्चा की, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि आज की खास चर्चा हम ये करेंगे कि बांग्लादेश में क्या शांति दूतों के लिए शांति बनाना मुश्किल हुआ और अपने यहां भी मुश्किल हो रही है मुंह खोलने में लोगों को। तो प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में छिड़ी हिंसा ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, लेकिन उपद्रवियों और कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू समुदाय ही सबसे ज्यादा खास तौर पर रहे हैं। 5 अगस्त से अब तक बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले की 205 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हिंदुओं के घरों, आस्था केंद्रों और अन्य उपासना स्थलों को निशाना खास तौर पर बनाया गया है। बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में 8% हिंदू बच गए हैं और वो भी लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं। अंतरिम सरकार के सलाहकार शखावत हुसैन ने माफी मांगी और कहा कि हिंदुओं की रक्षा करने में वो पूरी तरह असफल रहे हैं। लेकिन इस बार बांग्लादेश के हिंदू समुदाय ने जबरदस्त एकता का परिचय देकर अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ने की ठानी है। बांग्लादेश में पहली बार सभी शहरों में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक इकट्ठा होकर कट्टरपंथी जमातों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू धर्मस्थलों और घरों पर कट्टरपंथियों के टारगेट से आक्रोशित लोग लगातार हो रहे ऐसे हमलों को रोकने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जमा हुए हजारों हिंदुओं ने अंतरिम सरकार को उनकी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए विवश किया है। केयरटेकर गवर्नमेंट के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने उपद्रवी छात्रों से अपील की है कि ये अल्पसंख्यक भाई हैं। बांग्लादेश के लिए इन्होंने भी बराबरी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन सवाल यह है कि अंतरिम सरकार के पास शांति बहाली के लिए कितनी सी ताकत रहे, या फिर इनकी जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है। तो ऐसी हालत में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आवाज उठाते रहने की जरूरत तो है। भारत सरकार ने भी अंतरिम सरकार से हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा और सुरक्षा की मांग की है, लेकिन क्या भारत के विपक्ष ने इस दिशा में कोई भी जिम्मेदारी निभाई है क्या? जाति और पंथ में बटे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर भारत में तो कम ही प्रतिक्रिया होती है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं ने चट्टानी एकता दिखाकर दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस बीच कई बुद्धिजीवियों के साथ माथुआ समाज के लोगों ने सीएए मामले में थोड़ी ढिलाई देकर अल्पसंख्यकों को भारत आने की इजाजत देने की मांग की है। सवाल यह है कि सीएए के विरोध में एजेंडा चलाने वाले लोग क्या आज कम से कम समझ पाएंगे कि आखिर इस कानून की अहमियत क्यों है? ऐसे कई सवाल हैं। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद शखावत हुसैन ने स्वीकार किया कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। मंदिर तोड़े गए हैं, हिंदुओं के घर जलाए गए हैं। उन्होंने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मस्जिदे গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটাই হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন, বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে, মাপ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায়, বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম তাদের অবস্থা এখনো ভালো না, তো ফিরে আসবে। आपने देखा ना, शखावत हुसैन हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे और रियलाइज कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में सभी जिम्मेदार लोग इसी तरह से रियलाइज कर रहे हैं? और सवाल तो अपने देश के अंदर भी है कि क्या यहां के लोग, बहुत सारे लोग इस पर थोड़ा सा भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है क्या?
इसी पर आज की खास चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, हमारे साथ यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ प्रसेनजीत दा, एक बार फिर से जुड़े हुए प्रसेनजीत बख्शी, हमारे संवाददाता कोलकाता से, और इसके साथ ही हमारे साथ प्रत्युष सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत प्रत्युष जी। और साथ में राहुल सिंह कजला जी हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत राहुल सिंह कजला जी आपका भी इस खास चर्चा में। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, जो सवाल से मैंने शुरुआत की, एक तो सबसे पहले जो शखावत हुसैन ने रियलाइज किया, मोहम्मद यूनुस के भी आए थे, बयान आए थे, क्या सभी जिम्मेदार लोग बांग्लादेश में इस चीज को रियलाइज करने को तैयार हैं? और दूसरी बात ये, क्या वहां तो थोड़ा बहुत रियलाइजेशन दिखाई पड़ रहा है, अपने यहाँ का जो इकोसिस्टम है जिसमें कई नेता, बड़े दल शामिल हैं, वो इनको रियलाइज करके थोड़ा सा भी मुंह खोलेंगे क्या? लाल जी, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, सबसे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने की है कि एक तो बांग्लादेश में अभी की जो स्थिति है उसमें ये इंटरिम व्यवस्था में सारे लोग सलाहकार हैं। उस सलाहकार में जो उन लोगों की एक शांति दूत ही आप समझ लीजिए कि इन लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव तक ही है। तो आखिर इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में उनका कितना रीट है और कितना दम तक वो अपनी बात को रख सकते हैं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये रियलाइजेशन का है कि आज अगर ढाका में 4 लाख वहाँ बांग्लादेश के हिंदू जमा होके और अपनी उपस्थिति और अपनी मजबूती से वहाँ दर्ज कराते हैं जी, तो कम से कम जो सरकार, अभी अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उनसे बात करने के लिए आगे आते हैं। वो ये मानते हैं कि बांग्लादेश की इस लड़ाई में हिंदुओं का भी उतना ही योगदान है जो दूसरी कम्युनिटी का है। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है कि आप सीधे बांग्लादेश के इस पार अगर आप बंगाल में ही आ जाएं, पश्चिम बंगाल में, कहाँ है वो बुद्धिजीवी लोग? कहाँ है वो सारे अवार्ड गैंग वापसी वाले लोग, कैंडल मार्च वाले लोग? एक भी लोगों को, ये मामूली बात नहीं है कि पिछले 7 दिन में आप ये देखिए 50 जिलों में 205 से ज्यादा हिंदुओं के घरों में, मंदिरों में, उनके धर्मस्थलों पे हमले हुए हैं। इतने जघन्य अपराध के बीच में भी वहां के माइनॉरिटी, वहां के जो हिंदू हैं, वो किस तरह से अपने जज्बा को फिर से संभाला है और वो सड़क पे उतरे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये अवार्ड वापसी गैंग कहाँ है? ये बुद्धिजीवी जो सो कॉल्ड लिबरल के बने हो रहते हैं और हर मानवाधिकार की बात में बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो कहाँ हैं? वो कहाँ लोग हैं जो एक छोटे छोटे से घटनाओं पे देश में अगर माइनॉरिटी का कोई हो जाए, एक आप ये देख लीजिए ना कि मालवीय नगर में एक गिरजाघर पे अगर एक छोटा सा कंकड़ पड़ा तो वहां आप देखिए अमेरिका के अखबार में उसकी खबर बनती है, क्योंकि बीजेपी रूल्ड होती है। लेकिन आज बांग्लादेश में इस्कॉन के इतने बड़े बड़े मंदिर तबाह कर दिए गए, तोड़ दिए गए, कई धर्मस्थल को तोड़ दिए गए, कहीं एक छोटी सी चर्चा भी नहीं होती है सोशल मीडिया को छोड़ के। तो सवाल ये समझना पड़ेगा कि ये जो हिंदू फोबिया का एक सिलसिलेवार जो इंटेलेक्चुअल जो सो कॉल्ड अवार्ड वापसी गैंग ने बनाया है, उसका असर आप देखिए कि इस सारी चीजों को बांग्लादेश ने तोड़ा है। बिल्कुल। कि हिंदू जाति और पंथ से ऊपर जब हिंदू होता है तो फिर उसकी एक ताकत बांग्लादेश में आज आपको दिख रहा है। ये बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में उनके नेताओं को लेके कि जो यहाँ जाति गणना की बात तो करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू उत्पीड़न में जो दलित हैं, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, उनकी चिंता में एक शब्द बोलने को तैयार। बिल्कुल। मैं प्रत्युष जी और राहुल जी के पास आऊं, उससे पहले प्रसेनजीत दा के पास एक टिप्पणी के लिए चलता हूं। प्रसेनजीत दा, भद्रो मानुष प्रचलित है, मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि तमाम जो इंटेलेक्चुअल वाले दावे होते हैं वो किए जाते हैं। मुझे ये बताइए कि वो भद्रो मानुष भी सवालों के घेरे में आज है। और जैसा विनोद जी कह रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल इकोसिस्टम, जब तक कि दुनिया भर में ढाका समेत सड़कों पर हिंदू उतर नहीं गए, तब तक ठीक से उनको कवरेज तक नहीं दिया गया इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल इकोसिस्टम में। और विनोद जी जैसा कह रहे थे कि सिर्फ सोशल मीडिया में वो कवरेज दिखाई पड़ रहा था। प्रसेनजीत दा, देखिए लालचंद, मैं 2-3 बात कहूं। एक तो है कि ये डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पहले दिन से इस बात पर अपना जोर लगाया था कि जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर हो रहा है,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक पहली बात। दूसरी बात है विनोद का एक जो वर्ड्स है, उस वर्ड को मैं दूसरी तरीके से पेश करना चाहता हूं। हिंदू फोबिया नहीं, इन लोगों का हिंदू हेट्रेड है। ये जो इकोसिस्टम है ना, ये एंटी हिंदू है। हिंदू से डरते तो है ही, लेकिन ये एंटी हिंदू है। ये समझना चाहिए। जो लोग भारत में किसी मुसलमान की ठेकेदार बनते हैं, माइनॉरिटी का ठेकेदार बनते हैं और संविधान का ठेकेदार बनते हैं, उनको यह सवाल पूछना चाहिए कि दुनिया में किसी जगह पे अगर एक सूखा पत्ता भी गिरता है मुसलमानों के नाम पर, तो पूरे 57 मुसलमान देशों में लगातार मारपीट होने लगता है। ये जो 1.5 करोड़ हिंदू अभी बचा हुआ है बांग्लादेश में, उनके साथ में कौन खड़ा होगा? भारत छोड़ के और कोई है क्या? अगर नहीं है तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वहां की जो इंटरिम सलाहकार है उनको बधाई देते हुए पहली बार पूरे दुनिया में उन्होंने हिंदू नरसंहार की बात की है। ये समझना चाहिए इन लोगों को, जिन्होंने वो लाल रेड बुक दिखा दिखा कर संविधान के बारे में बताते थे, सीएए के बारे में बताते थे। उनमें से और पत्रकार भी, हम और आपके जो इकोसिस्टम का पत्रकार है ना, मैं उन पर भी सवाल उठा रहा हूं, सबके बारे में भारत भी सवाल उठा रहा हूं और इंटरनेशनल मीडिया पर भी सवाल उठा रहा हूं। इनकी किसी भी एक जगह पर वो नरसंहार की कोई भी सवाल नहीं उठाया गया, जो हमारी प्रधानमंत्री की दबाव के कारण आज वहां पे सलाहकार को हाथ जोड़ करके माफी मांगना पड़ रहा है। लालचांद, वही रियलाइजेशन राहुल सिंह कजला जी, प्रत्युषी के पास आऊं उससे पहले आपके पास, जो वही रियलाइजेशन क्या यहां पर है? और मुझे ये बताइएगा, और आपके पास पूरा स्पेस है, बताइएगा, प्रमुख विपक्षी पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस ने इस मामले पर अभी तक कौन कौन सी जिम्मेदारी निभाई है, जरा बताइएगा। लालचंद जी, पहली बात, मैं आपके माध्यम से संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा बॉर्डर के उस पार जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं जिनके खिलाफ इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं जी, वो ये ना समझे कि वो अकेले हैं। पूरा देश, भारत उनके साथ खड़ा है और उसी प्रकार साथ खड़ा है जिस प्रकार 1971 में खड़ा। आपने पूछा कि कांग्रेस क्या कर रही है और कांग्रेस ने क्या किया है। जी, हम तो उस पृष्ठभूमि से आते हैं जब 71 में हमारे भाई बहनों पर बॉर्डर के उस पार अत्याचार हुआ। 2024 की बात कीजिए राहुल सिंह कजला जी। जी, आपने कहा पूरी स्पेस है, मैं 2024 पर आऊंगा। तो उस समय हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बना दिया। तो आज हमने क्या किया? उस समय हिंदुओं की क्या हालत हुई थी, हमने देखी थी। लालचंद जी, जब आपने शायद नहीं देखा होगा, मुझे लगता नहीं है कि आपकी उम्र उतनी है। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन देखने का मतलब ये कि हमने उन चीजों को जाना है, समझा है। खैर लालचंद जी, खैर 2024 चल रहा है और आपने पूछा क्या किया है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बताई। सर्वदलीय बैठक में हमारी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी गए, खड़गे जी गए, और हमारे जितना भी वैचारिक मतभेद देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से हो सकता है, हमने एक बात सीधी एक लाइन में कह दी कि सरकार का जो रुख, भारत का सरकार का जो रुख इस मुद्दे पर होगा, हम उसका पूर्णतः समर्थन करेंगे। ये हमारा रुख और हमारा कंट्रीब्यूशन अभी तक इस चीज पर रहा है। रही बात इस पर क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया है, आपने बहुत खूब आवाज उठाई है उस इकोसिस्टम के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो हिंदुओं के नाम पर वोट तो मांग लेते हैं, जो कब्रिस्तान और कब्रगाह की बात तो कर लेते हैं, पर आज वो लोग हैं कहां? हमारा सवाल तो सभी पर है जो मानवाधिकार की बात करते हैं। हमारा सवाल उन सभी पर है जो अवार्ड लौटा, एक घटना पर अवार्ड लौटा देते हैं। हमारा सवाल उन सभी पर है राहुल सिंह कजला जी। और मेरा सवाल उन लोगों से है, जब शेख हसीना 5 अगस्त को हमारे देश में आ जाती हैं, आज 13 अगस्त है, 8वां दिन है, क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिप्लोमेसी में हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? एक बार बाहर आकर के देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री कह तो दें कि भाई हम साथ खड़े हैं आप लोगों के और हमने ये चीजें करी हैं। आपने पलट करके सरकार की जिम्मेदारी को पूछा है, तो मैं प्रत्युष जी के पास चलता हूं। प्रत्युष जी, आपका जवाब, एक तो ये जो राहुल सिंह कजला जी सीधे पूछ रहे हैं सरकार ने क्या जिम्मेदारी निभाई, आप उसका जवाब दीजिए अपनी पार्टी की तरफ से। दूसरी बात यह कि मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस और बाकी लोगों का जो इसमें जो कुछ रोल रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं क्या? देखिए, अगर बात हुई है भूतकाल से, अतीत से, तो मैं भी अतीत से ही शुरू करना चाहता हूं, फिर मैं वर्तमान में भी आऊंगा।
राहुल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 1971 में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। मैंने उसका जवाब दे दिया था। ठीक है, नहीं, मैं एक बात आपको बोल, चूंकि मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं तो मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि जब पश्चिम बंगाल में हिंदू शरणार्थी आए थे बांग्लादेश से, मैंने तो भी वही 2 लाख उसी हिंदू बात का शरणार्थी इशारा किया। जसर रोड में 2 लाख हिंदू शरणार्थी कॉलेरा से मरे थे, जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर राय थे। और जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन था, उस समय क्या कर रही थी आपकी सरकार, जब 2 लाख हिंदू बीमारी से मर गए थे। जी, आप तो अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी जी एकदम सख्त भाषा में बात कर सकते हैं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार से कि आप माइनॉरिटी को संरक्षण देने के लिए क्या कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये संभव है कि इंटरिम सरकार, जिसे माना जा रहा है कि वो वहां के जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है उसके करीबी है, वो भी हाथ जोड़कर जो माफी मांग रही है, इसे आप कहीं पर भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स केवल मत समझिए। भारत एक महत्वपूर्ण देश है पर बांग्लादेश के बगल में, तो आप इसको रीड बिटवीन द लाइंस, वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं बहुत कुछ बातें टीवी पर नहीं बोल सकता हूँ, वो काम सरकार का है, वो काम विदेश मंत्रालय का है। लेकिन आप जब देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जब घटनाओं में कमी आ रही है या कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें भारत की भूमिका अवश्य है। ठीक है। कांग्रेस को तो ये जवाब देना होगा सर कि जब कल आपका शो में देख रहा था, राहुल जी संभवतः अशोक जी थे, तो अशोक जी के शो पर एक विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी शायद एक बीएनपी नेता जो कि जिनका उल्फा के इस तरह की खबरें आई तो हैं, आई तो बांग्लादेश के नेशनल टीवी ने ही वो खबर चलाई थी। खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात वाली खबर बांग्लादेश की जो नेशनल टीवी थी उसने चलाई थी ये खबर। लेकिन अगर राहुल गांधी जी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर बोलते हैं कि सेबी के चेयरमैन को क्या इस्तीफा देना चाहिए, एक आरोप के आधार पर, जिसको लेकर 22 अगस्त को शायद लोग धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं, तो जब राहुल गांधी जी पर आरोप लगता है तो उसी स्टैंडर्ड्स पर चल करके राहुल जी को सफाई देनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। ठीक, राहुल सिंह कजला जी से मैं जवाब लूंगा, इसका लूंगा प्रत्युष जी जवाब। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। राहुल सिंह कजला जी से भी जवाब लेंगे और साथ ही राहुल सिंह कजला जी ने जो कहा कि 71 में आपने देखा तो नहीं होगा, सच बात है, हमने उस समय अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जाना है, समझा है। लेकिन हमारे साथ विनोद जी भी हैं और हमारे साथ प्रसेनजीत दा भी हैं, उनसे जरूर कुछ इस बारे में मालूम करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त पर हमारी खास चर्चा, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा जो छेड़ी थी कि क्या कुछ हो रहा है बांग्लादेश वाले मामले को लेकर बांग्लादेश में, और क्या कुछ है भारत में, कौन से सवाल उठ रहे हैं। चर्चा में उस समय बात उठी थी 1971 की, ये बात सच है। 1971 में मैं तो उस समय, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन हमारे साथ विनोद जी, हमारे सलाहकार संपादक यहाँ पर हैं, तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले इसी बात को लेकर विनोद जी के पास चलता हूँ। विनोद जी, उस समय को लेकर के भी कई सवाल उठते हैं कि एक तो सबसे जो हमने सबसे ज्यादा सुना जाना कि भाई एक जीती हुई लड़ाई को उस समय हमने डील के टेबल पर, यानी कि युद्ध के मैदान में जो जीता उसको समझौते के टेबल पर हमने गंवाया, लेकिन उसको अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। जिस बात की इशारा प्रत्युष जी ने की कि उस समय भी हिंदू लोगों की बहुत हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ था और भारी तादाद में उनको भागना पड़ा था। मैं चाहता हूं जरूर आप इसमें अपनी जानकारी जरूर जोड़िए। देखिए, राहुल जी जो चाह रहे थे कि हम इतिहास पे बहस करें, तो वो इनका एक मकसद मैं समझ रहा हूँ। वो अपने नैरेटिव पे उसको लाना चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी उसी 1971 के वार के बाद जो आयरन लेडी का जो उनका नैरेटिव है जी, उस नैरेटिव को लेके हम अब हमारे सामने में वो रखना चाहते हैं, डिस्कशन में रखना चाहते हैं कि आप ये देखिए कि किस तरह
इंदिरा जी ने पाकिस्तान का उस समय में भंग किया था, उसको तो टुकड़े में बांटा था। लेकिन इसे आयरन लेडी की कहानी में अगर राहुल जी आप इसे देखें, 1971 की बात आपने कही है, तो मैं थोड़ा सा वो जोड़ देता हूँ, हमारे प्रवक्ता बीजेपी के बेहतर और बता पाएंगे। बांग्लादेश के उस लड़ाई में जो शेख मुजीबुर रहमान का और के साथ में जो हिंदू भी साथ में थे, 23% वहाँ आबादी थी उस समय में हिंदुओं की। और आज बांग्लादेश में आज़ादी के बाद, उसके बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद आप 8% आज़ादी है। ये इतनी बड़ी आबादी कहाँ गुम हो गई? इतनी बड़ी आबादी कहाँ गुम हो गई? इसका जवाब मैं देता हूँ कि उसके साथ में आप देखिए कि जब उस समय का जो ये आंदोलन चला था बंगबंधु के साथ में, तो वहाँ पूर्वी पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी सेना का जो जिस तरह से जघन्य अपराध रहा, और वहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी सबको मारते पीटते हुए बलात्कार हत्या की, इन सारे विभत्स घटनाओं से लोग भागते रहे जी। तो ये जो भाग के लोग आए, चाहे पश्चिम बंगाल में आए, त्रिपुरा में आए, मेघालय में आए, जितना इंटरनेशनल बॉर्डर पोरस बॉर्डर है वो इधर पार आना था वो आ गए। क्या उनकी वापसी की बात इंदिरा जी ने, उस आयरन लेडी ने की? वो कहीं के नहीं रहे, न इधर रहे न उधर रहे। आज जब सीएए का कानून बना है और उनकी बात हुई है कि बरसों से वो बंगाली हिंदू जो यहाँ पे रह रहे हैं, विस्थापित है कि जिंदगी जी रहे हैं, इस समय विनोद जी माफी के साथ इस समय रोकूंगा, क्योंकि जो पहली खबर हमने दिखाई थी उस पर ब्रेकिंग आ गई है।